आइए आप सबको नमस्कार। आज हम लोग जो कुपोषणजन्य व्याधियां हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अस्थि मार्जो, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कल हृदय रोग के बारे में चर्चा की गई थी, उससे कुछ प्रश्न मेरे समक्ष आए हैं। पहले उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, इन्होंने प्रश्न पूछा है, तैल सिद्ध करने की सरल विधि। तैल कैसे सिद्ध करें? तो इसका एक फार्मूला है कि यदि 100 ml तिली तैल या सरसों तेल को सिद्ध करना हो तो इसमें 400 ml काढ़ा डाल करके धीरे धीरे पकाते हैं जब तक कि लिक्विड अर्थात काढ़ा खत्म ना हो जाए। सिर्फ 100 ml तेल बचे तब तक इसको पकाते हैं। अब आइए काढ़ा कैसे बनाएं। तो काढ़ा भी ऐसा ही है। अगर 100 ग्राम काढ़ा के द्रव्य हैं तो इसमें कम से कम 8 गुना पानी डालना चाहिए। 100 ग्राम द्रव्य में 800 ml 200 ml शेष रहे तब तक आपको पकाना चाहिए। तो ये 200 ml काढ़ा है आपके पास, तो इसमें 50 ml तिली तेल या सरसों तेल और 200 ml जो काढ़ा हमने बनाया वो डाल करके और काढ़ा सूख जाने तक, ख़त्म हो जाने तक, तेल शेष रहे तब तक पकाना चाहिए और इसको छान लें। पकाने में भी ध्यान रखें कि जल जो है, पानी पूर्णतः जल जाना चाहिए, अन्यथा यदि पानी बचा रहेगा तो तेल जो है 10-15 दिन में खराब हो जाएगा। उसका पहचान यह है कि जब बर्ती बनने लगे, कल के द्रव्य की बर्ती बनने लगे, या थोड़ा से तेल लेके आप आग में डालें और चटचट की आवाज़ आए, तब समझिए अभी पानी है। तो अच्छी तरह पाक कर लें। ये एक सामान्य विधि है। 1 भाग तेल, 4 भाग काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए 1 भाग द्रव्य, मान लीजिए 100 ग्राम द्रव्य है तो 800 ml पानी, चतुर्थांश शेष रहने तक पकाने का है, 200 ml शेष रहने तक। तो इस विधि से आप तैलों को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। डॉक्टर मोबिन मुल्ला जी ने, उनका एक पेशेंट है 22 साल का, PCOD है उनको और थायराइड है। आपने ये नहीं लिखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। PCOD के लिए मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें एक प्रकार के एक्स्ट्रा ग्रोथ उत्पन्न हो जाती है। पॉलीसिस्टिक डिसीजेज होती हैं ओवरी में। इसमें श्वेतहर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम पहले विरेचन करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतत्व घृत या त्रिफला घृत से कराने के पश्चात 3 दिन स्वेदन कराने के पश्चात विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम और उसके बाद श्वेतहर बस्ती। इसमें तृणपंचमूल क्वाथ 100 ग्राम और वरुणादि क्वाथ 100 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए। और ये 300 ml काढ़े में यवक्षार 10 ग्राम, गोमूत्र 100 ग्राम, गोमूत्र 50 ml और शहद 50 ml डाल करके विधिवत बस्ती बना के, और ये बस्ती दें लगातार कम से कम 16 बस्ती तो जरूर दें। 7 दिन के गैप करने के पश्चात 16 दिन का कोर्स और भी करा सकते हैं।
अन्य जो मुखमार्ग से औषधि लेना है उसमें गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा, कांचनार और ककड़ी बीज, इनको बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें। काढ़े का सेवन भी इसमें करा सकते हैं। थायराइड यदि है तो जैसे हाइपर थायराइड जो है में पित्त का अनुबंध रहता है और हाइपोथायराइड में कफ का अनुबंध रहता है। तो इसमें पित्त प्रधान चिकित्सा हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइड में कफ प्रधान चिकित्सा करना चाहिए। मेरे विचार से चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, पहले वमन और विरेचन ये जरूर कराएं। वमन विरेचन कराने के बाद फिर लेखन बस्ती का प्रयोग करें। लेखन बस्ती मैंने बताई है आपको कई बार। त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, सुंठी और नागरमुथा, लगभग ये सब द्रव्य 200 ग्राम हो जाए इतनी मात्रा में ले लें। 1200 ml पानी डालें, 300 ml शेष रहें तो पका लें। और फिर इसमें यवक्षार, गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम और सेंधव 5 ग्राम, ये बस्ती लगातार देवें 20 दिन 21 दिन, जितना काउंसलिंग अच्छी तरह पेशेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती लें तो थायराइड में आराम होगा। इसके अलावा मैंने आपको जलकुंभी का जलकुंभी भस्म बना करके देना चाहिए। जलकुंभी के पत्ते लाल ले आइए, सुखा लीजिए और जला दीजिए और इसकी फिर 1000 mg की कैप्सूल भर लीजिए। 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। इसका हाइपो और हाइपर दोनों में ही ये काम करती है। तो इस तरीके से आप PCOD और थायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथी, उन्होंने इस व्याख्यान की तारीफ की है। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आप समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सुनते हैं, यही मेरे लिए एक प्रशंसा की चीज़ है। डॉक्टर सविता सज्जन, इन्होंने पूछा है हाउ टू अंडरस्टैंड हृदय शून्य। वातज हृदरोग का लक्षण है ये। हृदय शून्य भाव, द्रव शोष भेद, स्तंभ समूह, पौनाद विशेषाः। हृदय शून्य का मतलब भावहीन हो जाना, समझ में नहीं आना, एक तरीके से मूर्छा की अवस्था आप मान सकते हैं। हृदय में सुख दुख का आभास न होना, ये हृदय शून्य कहलाता है। जब वातज हृदय रोग होता है, ऐसी अवस्था में वायु के कारण आगे जो लक्षण स्तंभता, वेदना, ये सब बताया है वो तो होता ही है। साथ में हृदय प्रदेश में शून्य भाव या सुख दुख की अनुभूति न होना, हित अहित का विचार न कर पाना, ऐसी अवस्था को हृदय शून्य भाव कहा जाता है। डॉक्टर स्वाति त्यागी, उनका एक पेशेंट है 30 वर्ष का और जन्म से ही उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो इनका निश्चित रूप से आप पूरा संशोधन कराएं यदि कर सकते हैं। वमन और विरेचन विधिपूर्वक, और वमन विरेचन करने के पश्चात तीक्ष्ण बस्ती का आप प्रयोग कराएं। तीक्ष्ण बस्ती में मदन फल, एरंडमूल, कुटकी, निशोथ, गोमूत्र, यवक्षार, सेंधा नमक आदि द्रव्यों को मिलाकर तीक्ष्ण बस्ती बनाई जाती है। तो वमन विरेचन करने के पश्चात ये तीक्ष्ण बस्ती बना करके बस्ती पेशेंट को दें। ये पूरा कोर्स करने के पश्चात, संसर्जन क्रम करने के पश्चात पेशेंट को नित्य प्रतिदिन एरंड भ्रष्ट हरित की रात्रि को सोते टाइम लेवें 1 चम्मच। तो इससे मोशन होता रहेगा। और वमन विरेचन जो आपने कराया, लेखन बस्ती कराई, इससे जो संचित
मल है, जो अंदर चिपका हुआ मल है, वो निकल जाएगा। दूसरा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाति, ये भी रोगी को अभ्यास में करना चाहिए। तेज गति से चलने का भी अभ्यास कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। खाने में फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, हरी सब्जियां ज़्यादा सेवन करें। बेसन, मैदा जो गरिष्ठ भोजन है उसका सेवन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आनंद राव जी ने प्रश्न पूछा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आम वात। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आम वात, आम और वायु, ये दोनों के संयोग से ये आम वात शब्द बना है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, अच्छी तरह पचन हो जाता है। जाठराग्नि तीव्र होने से आम की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन जब आमाशयस्तः कायाग्नेः दौर्बल्याद अपचितम आद्य आहार धातुर्यः सा आम इति प्रकृताः आमम अन्न रसम केचित केचित तो मल संचयम प्रथमाम दोष दुष्टुम च केचित आम प्रचक्षते। धातु लेवल पर जो आम बनता है वो आम वात का कारण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आम की चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है। इसलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लंघन, स्वेदन, तिक्त, रूक्ष औषधियों का सेवन, पंचकोल द्रव्यों का सेवन, विरेचन और क्षार वस्ती इसका प्रयोग करने के लिए उल्लेख किया है। एक्यूट टाइप का आम वात है जो कि 15-20 दिन 1 महीने से है, तो उसमें बाह्य अभ्यंग नहीं कराना है, उससे तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन जब यही रोग पुराना हो गया हो, उस अवस्था में आप स्नेहन स्वेदन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि कटूनि च विरेचनम, स्नेहपानम, वस्तिश्चाम मारुते, सैन्धवादेन अनुवासस्यः क्षारवस्तिः प्रशस्यते, आमवाते पंचकोल सिद्धम, पानान्नम स्थिते, रूक्षाशयदो विघातव्यो, बालू का पुटका तथा। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास आता है तो 7 दिन दीपन पाचन हेतु पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं। पंचकोल काढ़ा ये आम वात का ट्रीटमेंट भी है और दीपन पाचन भी है। 7 दिन तक काढ़े का सेवन पेशेंट को कराएं। आभ्यंतर स्नेह प्रारंभ करने के लिए निरामावस्था प्राप्त करना आवश्यक है और ये पंचकोल काढ़े देने के पश्चात निरामावस्था प्राप्त करें और फिर मूर्छित तिल तैल या त्रिफलाघृत त्रिफलाघृत में थोड़ा से सेंधव डाल लें, मूर्छित तिल तैल में भी सेंधव डालना चाहिए और इसके द्वारा आभ्यंतर स्नेह पान कराएं। सम्यक स्नेह के लक्षण 5-6 दिन में प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद 3 दिन बाह्य अभ्यंग सैन्धवादी तैल या गुड़चारी तैल या महाविषगर्भ तैल से बाह्य अभ्यंग करा करके सर्वांग वाष्प श्वेत के लिए 10 मूल काढ़ा या महारासनादि क्वाथ डाल दें और उससे सर्वांग स्वेदन करना चाहिए। तो मान लीजिए 5 दिन आपने आभ्यंतर स्नेह पान किया तो 6ठे, 7वें, 8वें दिन 3 दिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराना है और ऐसा आहार विहार देना है जो कि कफ पित्त वर्धक ना हो। और उसके बाद फिर विरेचन कल्प दे दें। विरेचन कल्प में एरंडमूल 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, अमलतास 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम, इन सब को मिला के काढ़ा बना लें और काढ़े में फिर 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके खाली पेट में विरेचन करा दें, विरेचन कल्प दे दें। विरेचन कल्प देने के पश्चात
विधिवत उसको काउंट करें कितनी बार मलप्रवृत्ति हुई। कफांत होना चाहिए। पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम च विरेकमाहु। जब आँव जैसे चिकनाहट निकलने लगे तब समझिए विरेचन हो गया। विरेचन जब पूर्ण अच्छी तरह हो जाए उसके अनुसार फिर संसर्जन क्रम कम से कम 2 अन्न काल संसर्जन क्रम देवें। पेया, विलेपी, यूस और मांस रस की जगह कृष्णा का सेवन करते हैं। संसर्जन क्रम कराने के पश्चात फिर वस्ती का प्रयोग करना है। अनुवासन वस्ती के रूप में सेंधवादी तैल और निरूह वस्ती के रूप में पंचकोल क्षार वस्ती या वैतरणी वस्ती, इसका प्रयोग आप करें। कम से कम काल वस्ती क्रम जरूर देवें। 16 वस्तियों का क्रम देवें। पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6 और लास्ट में 3 अनुवासन। इस तरीके से 16 वस्तियों का कोर्स इसमें जरूर देना चाहिए। उसके पश्चात फिर 7 दिन का गैप देके पुनः अगर पहले वैतरणी वस्ती दी है तो आप पंचकोल क्षार वस्ती दीजिए। दोनों वस्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि आमवात बहुत ही कष्टसाध्य और बहुत तकलीफदेह व्याधि है। इसका बड़ी सावधानी पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। अगर विधिवत चिकित्सा करते हैं पेशेंट में तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ पहुंचता है। औषधियों के रूप में आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराना चाहिए। सिंहनाद गुलू, अग्नितुंडी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। एक अनुभूत योग बता रहा हूँ मैं आपको। एरंड बीज का ऊपर का कवरिंग निकाल दीजिए, अंदर की जो मिगी है वो निकाल लीजिए, छिलका निकाल दीजिए। ऐसे 6 नग इसको घृत में अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए, तल लीजिए और ठंडा होने पर खाली पेट में प्रातःकाल 6 जो एरंड बीज है उसका सेवन करें। ये लगातार प्रतिदिन शुद्ध घृत में फ्राई करके आप सेवन करें लगातार। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर आमवात में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आमवात में हम कल्प विधि से एरंड तैल का सेवन कराते हैं। इस पर भी बहुत काम हम कर चुके हैं। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट बॉन ब्रिज बस्ती आदि के लिए तैयार नहीं है तो आप एरंड कल्प दीजिए। प्रथम 5 दिन पंचकोल काढ़ा दीजिए, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। उसके बाद फिर एरंड तेल चालू करिए। पहले दिन 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20, 25, 30, 35 ऐसा लगभग आगे बढ़ाते जाइए जब तक दिन में 3-4 बार मोशन होने ना लगे। लगभग 50 ml तक बढ़ा लीजिए। कई बार 100 ml तक भी बढ़ा सकते हैं और फिर उसके बाद उसी क्रम से घटाने का है। इसको अगर 2 बार अनुवर्तन कर लेते हैं, 2 बार ये कल्प कर लेते हैं तो आपको बहुत आश्चर्यजनक लाभ आमवात के रोगी में मिलेगा। इस दौरान खाने में हल्का खाना, तली मली चीज़ें, बेसन, मैदा आदि बिल्कुल नहीं। खिचड़ी पर रखें तो अच्छा है, दलिया पर रखें तो अच्छा है और निरंतर उष्ण जल का सेवन रोगी को इस दौरान कराना चाहिए। यह भी आमवात के लिए मैंने आपको चिकित्सा बताई। एक तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताया और दूसरी चिकित्सा भी जो मेरा अनुभूत योग है, जो मैं प्रयोग करता हूँ, वो मैंने आपको बताया। आशा है आपको लाभान्वित करेगा। मनोरंजन साहू जी ने गर्भकाल में आहार विहार के बारे में एक लेक्चर लेने के लिए कहा है। तो आप जानते हैं गर्भकाल की अवस्था में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए संतुलित भोजन आपको देना है। उसमें हरी सब्जियां जरूर होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट
विटामिन्स, साल्ट बहुत ही संतुलित मात्रा में पेशेंट को लेना चाहिए, क्योंकि गर्भिणी के दौरान अधिक मेहनत नहीं होती है। इसलिए ऐसा आहार दें जो पचन, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से हो जाए, कैलोरी जितनी आप लें वो खर्च हो जाए। अधिक भोजन करने से भी नुकसान होता है। जिसमें आयरन, विटामिन सी आदि हो, उसका भोजन आपको पेशेंट को देना है। डॉक्टर प्रशांत ससाने, इन्होंने वेरिकोसील की चिकित्सा के बारे में पूछा है। वेरिकोसील एक होता है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में पानी आ जाता है स्क्रोटम में, और वेरिकोसील में वेन्स फूल जाते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ वेन्स विद इन द स्क्रोटम, और इसके कारण हो सकते हैं पुअर फंक्शनिंग ऑफ द वॉल्व ऑफ द वेन्स। वेन्स में जो वॉल्व होते हैं उनका काम मंद हो जाए, बहुत ही कम हो, तो रिटर्न ऑफ द ब्लड नहीं होता, जिससे कि वेन्स फिर फूल जाते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कंप्रेशन ऑफ द वेन्स बाय नियर बाई स्ट्रक्चर। आसपास के स्ट्रक्चर के द्वारा वेन्स दब गई हो, कंप्रेशन हो गया हो, उस अवस्था में भी वेन्स जो है इनलार्जमेंट हो जाती हैं। और ये इनलार्जमेंट विजिबल है, आप देख सकते हैं। पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ट्विस्टेड वेन्स हो जाती हैं, विजिबली इनलार्ज, और डल पेन होता है उनको, रिकरिंग बार बार हल्का हल्का वेदना पेशेंट में होती रहती है। ऐसे रोगी में सबसे पहले विरेचन कराना चाहिए। विरेचन कराने से जो अनावश्यक शोथ हो गया है ब्लड के कलेक्शन होने से, ये काफ़ी ठीक हो जाता है। त्रिफलाघृत या मूर्छित तेल से अभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम, और उसके पश्चात में शोथहर औषधियाँ दें। इसमें भी शोथहर वस्ती लाभ करेगी। 50 ग्राम वरुणादि क्वाथ, 50 ग्राम तृणपंचमूल क्वाथ, इसका काढ़ा बना के वस्ती विधिवत मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरी किताब में भी सारी वस्तियों का उल्लेख है, आप उसमें भी देख सकते हैं। इससे लगभग 15 वस्ती 16 वस्ती दीजिए तो निश्चित शोथ में कमी आती है। इसके अलावा गोक्षुरादि गुगुलू, अमृतादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार देना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, बहुत ज़्यादा शोथ हो, तो दशांग लेप का लेपन कराना चाहिए। दशांग लेप 20 ग्राम ले लें, दूध में उसको पकाएं, आधे कप दूध में, उसी में 1 चम्मच से 2 चम्मच गोघृत डाल करके अच्छी तरह पकाएं, और इसको लेप करके पट्टी बांध सकते हैं। इससे भी रोगी को आराम होगा। इसके अलावा मूत्र औषधियों का प्रयोग पेशेंट में करना चाहिए, जैसे पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवासो, इसका प्रयोग रोगी में करें। इसके अलावा गोक्षुर चूर्ण और पुनर्नवा चूर्ण बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें, और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को देवें। इससे भी सूजन में कमी आएगी। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ द स्क्रोटम। प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। ऐसी सवारी न करें जिससे स्क्रोटम में कोई तकलीफ हो। यह आपको निश्चित रूप से ध्यान में बात रखना है हमेशा के लिए। तो इस तरीके से इसकी चिकित्सा हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले आभ्यंतर स्नेहपान, फिर विरेचन, और विरेचन करने के बाद शोथहर वस्ती, और वस्ती देने के पश्चात फिर औषधियाँ। रस औषधियों में शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, पुनर्वा मंडूर 250 मिलीग्राम, गोक्षुर चूर्ण 2.5 ग्राम। ये योग दिन में 3-4 बार पेशेंट को दीजिए। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा।
आइए उन चिकित्सकों का भी मैं नाम लेना चाहूँगा जो निरंतर इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं। जैसे डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर रेखा वर्मा, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर स्वाति त्यागी, डॉक्टर पंकज गोयल, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर सुनीता साहू, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर वंदना पाठक जी, चरक चिकित्सा प्रमोद कटारिया जी, प्रशांत ससाने जी, विजय सैनी जी, आर्य विश्वकर्मा, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह यादव, ज्योतिबाला डामोर, पंकज शुक्ला, परेश मन्या, योगेश महाजन, गुरविंदर कौर, शिल्पा पालस्कर, गिरिराज प्रसाद शर्मा, अरुणा शर्मा, मनीष खरे जी, आशीष शेमवाल, अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर निर्मला स्वाल, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर रजनीश शर्मा, जेठाराम नोरवाल जी, ये चिकित्सक बरोबर जुड़े हुए हैं। कृष्णा सागर भरत ज्योति, इनका एक प्रश्न है, फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या करें? तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पहले वमन विरेचन जरूर कराएं। वमन विरेचन कराने के पश्चात फिर उत्तरवस्ती लगाएं। और उत्तरवस्ती में मैंने कई बार बताया है, स्नेहवस्ती के रूप में दशमूल तेल या फल घृत तेल, इसका प्रयोग 20 to 40 ml की मात्रा में आप करें। विधिवत इसका मैं कई बार उत्तरवस्ती की विधि में आपको बता चुका हूँ। निरूहवस्ती के रूप में कुटज और गंभारी, कुटज और गंभारी फल, ये काढ़ा क्वाथ बना करके इसकी निरूह वस्ती देवें। वस्ती देने की विधि कैसे बनाना मैं बता चुका हूँ। स्नेह वस्ती की मात्रा मैंने बताई आपको 20 ml से 40 ml तक, और जो निरूह वस्ती है वो आप 60 ml तक आप दे सकते हैं। उत्तर वस्ती विधिपूर्वक आप देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का जो विषय है, ऑस्टियोमेलेशिया। अभी कुपोषण जन्य व्याधियों के बारे में चर्चा चल रही है। इसको अस्थि मार्दव कहा जाता है। अस्थि मार्दव अर्थात ऑस्टियोमेलेशिया, यह वयस्क व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाला प्रमुख कुपोषण रोग है। यह वयस्कों में होता है। इस रोग में भी रिकेट्स के समान विटामिन डी तथा कैल्शियम की अल्पता हो जाती है। इसी वजह से अस्थियों में जो दृढ़ता होनी चाहिए वो नहीं होती, मजबूती हड्डियों में नहीं होती। साथ ही हड्डियों का विकास भी उचित ढंग से नहीं हो पाता। ऑस्टियोमेलेशिया लगभग रिकेट्स के ही समान है, लेकिन अंतर सिर्फ यह है कि रिकेट्स बच्चों में होता है, लगभग 16 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को, जबकि अस्थि मार्दव अर्थात ऑस्टियोमेलेशिया ये प्रौढ़ावस्था में होती है। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोमेलेशिया एंड रिकेट्स। रिकेट्स बालकों को होता है और ऑस्टियोमेलेशिया प्रौढ़ों में, युवकों में, यानी 16 वर्ष के ऊपर में ज़्यादा ये पाया जाता है। कारण वही है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। निदान भी रिकेट्स के समान ही है। रिकेट्स में हम कई बार उल्लेख कर चुके हैं। मुख्य जो कारण होता है वो सूर्य के प्रकाश का शरीर में न लगना। कई कारण हो सकते हैं, या तो ऐसी जगह आप रहते हो जहाँ सूर्य भगवान के दर्शन न हो,
या आप इतने कपड़े पहन लेते हो कि सूर्य का प्रकाश ही शरीर में ना पहुंचे। ये एक प्रमुख कारण है रिकेट्स का और ऑस्टियोमलेशिया का। फैट का आंत्र से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम होना, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, यह भी एक कारण होता है। दूसरा, लिवर डिसीजेस, यकृत व्याधियां, आहार में कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी, वृक्कजन्य रोग, किडनी के रोग, उससे अनवांटेड चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और फिर उस वक्त की उस चीज़ की कमी शरीर में हो जाती है। बीज दोष जनित जन्मजात भी ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसको हम टाइप 2 रिकेट्स कहते हैं। टाइप 2 रिकेट्स मूत्राशय या मूत्र नलिका में ट्यूमर्स हो जाएं, उसकी वजह से मूत्र प्रवृत्ति ढंग से नहीं होती और अनवांटेड चीज़ जो बाहर निकलना चाहिए वो अंदर ही शरीर में रह जाती है और जिसकी वजह से तकलीफ होती है। क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिज्म ठीक से न हो तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें ऑस्टियोमलेशिया भी एक रोग है। असम्यक असंतुलित आहार का सेवन, बैलेंस डाइट का सेवन ना करना, क्योंकि बैलेंस डाइट सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है रिकेट्स में और ऑस्टियोमलेशिया में। और इसके अलावा अस्थियों में विकृति हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन्स, बोन्स में अनेक प्रकार की डिफॉर्मिटी हो जाती है, मांसपेशियों में दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द मसल्स, शरीर में कंपन होना, ट्रेमर होना कमजोरी की वजह से, पोषण के अभाव से मसल्स में जो पोषण होना चाहिए वो नहीं हो पाता और जैसे ट्रेमर्स की उत्पत्ति हो सकती है। और धीरे धीरे रिब्स, सैक्रल बोन, पेल्विक बोन तथा लेग्स का बार बार रोगग्रस्त हो जाना, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो बार बार अनेक रोग हड्डी से संबंधित रोगी में हो जाते हैं। चलने फिरने में उनको कठिनाई होती है, उठने बैठने चलने में, ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे तो भी कठिनाई होती है पेशेंट को। अब आइए चिकित्सा के बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले निदान का परिवर्जन, अर्थात ऐसे निदान जो नुकसानदायक हों, जो पहले चर्चा अपन कर चुके हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश शरीर में न लगना, फैट का आंत्र में एब्जॉर्प्शन कम होना, यकृतजन्य व्याधियाँ, वृक्कजन्य व्याधियों में ये रोग होता है, तो इनकी चिकित्सा पहले करना चाहिए। रोगी को दुग्ध एवं दुग्ध विकारों का अधिक सेवन कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें विटामिन डी और अन्य प्रकार के जो जीव तत्व हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं। दूध और दूध से बने विकारों का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, ये सबसे जरूरी है। आहार और विहार दोनों, और सूर्य प्रकाश का अधिक देर तक सेवन करना ये बहुत आवश्यक है। कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा धूप में तो जरूर बैठना चाहिए। हालांकि प्रातःकाल की धूप ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर प्रातःकाल नहीं भी आप बैठ पाते तो जब भी धूप निकले या जब भी धूप ऐसा मौका मिले कि धूप में हम बैठ सकते हैं तो आधा घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इतने अधिक कपड़े नहीं पहनना जिससे सूर्य का प्रकाश शरीर में न जाए। कम कपड़े पहने जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से शरीर के संपर्क में आए। और जैसा आप जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, जब स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण, यवानी शाडो चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 2 बार दें, प्रातः एवं सायं। कैल्शियम को बढ़ाने के लिए पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम,
गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और शंख भस्म 250 मिलीग्राम। ये एक खुराक हुई। ऐसे ही एक पुड़िया सुबह शाम को च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। इससे विटामिन सी, फास्फोरस आदि भी पेशेंट को प्राप्त होगा। कैल्शियम तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि पुराल पंचामृत, शंख भस्म, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। मुक्ता पुराल पंचामृत दूसरा योग है, ये 60 मिलीग्राम। गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसा च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। दीपन पाचन बढ़ाने के लिए, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए चित्रकारी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार भोजन के पूर्व हमेशा देना चाहिए। क्योंकि कई बार अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, अच्छा पाचन नहीं होता है और उसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। अश्वगंधारिष्ट और बलारिष्ट, अश्वगंधा 2 चम्मच, बलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन करें। ये बल्य है, रस धातुओं को बढ़ाने वाली होती है, क्षुधा भी अच्छी लगती है, मोशन भी पेशेंट को होता है, तो ये जरूर देना चाहिए। इसके अलावा पूरे शरीर में चंदन बलालाक्षारी तैल या अश्वगंधा बलारी तैल का पूरे शरीर में अभ्यंग करना चाहिए। अन्यथा सामान्य सरसों तेल, तिली तेल या नारियल तेल से नित्य प्रतिदिन अभ्यंग जरूर करना चाहिए। इससे हमारी त्वचा तो मजबूत होती है, साथ में हड्डियों में भी मजबूती पेशेंट को आती है। इसके अलावा निश्चित रूप से आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, घूमना, तैरना, जो शारीरिक एक्टिविटी है वो हमेशा आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर की फंक्शनिंग बढ़ती है, जिसकी वजह से जो आवश्यक तत्व हैं जो शरीर में उपलब्ध हैं उनका उपयोग हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। दूध, दही, मक्खन, केला, अखरोट, उड़द दाल, चना, मूंग, अंडा, मांस रस, इनका भी प्रयोग समय समय पे करते रहना चाहिए। इससे शरीर की जो विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी है वो ठीक होती है और ऐसा करने से ऑस्टियोमैलेशिया में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। तो आज हमने ऑस्टियोमैलेशिया के बारे में चर्चा की। आगे आने वाले दिनों में और जो कुपोषण व्याधियाँ बची हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब समय पर उपस्थित हो रहे हैं और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। जय आयुर्वेद।